हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से जीएस मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ अर्थ। इस टॉपिक से जुड़े उन सभी तथ्य और कंसेप्ट पे हम बात करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार पृथ्व्याकार या भूभाप। पृथ्वी का जो आकार है पृथ्व्याकार या भूभाप कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में जियोड बोलते हैं। तो पृथ्व्याकार और भूभाप से आशय क्या है? पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से दबी हुई है और बीच में भूमध्य रेखा पे उभरी हुई है। जो पृथ्वी हमारी है यह यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से दबी हुई है और बीच में जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा वहाँ पे उभरी हुई है। इस आकार को पृथ्व्याकार या भूभाप कहते हैं। सामान्यतः हम पृथ्वी को गोल मानते हैं। अब देखेंगे कि गति की परिभाषा क्या होगी। तो गति की सामान्य परिभाषा होगी कि किसी भी वस्तु का स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। किसी भी वस्तु का स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। इस तरह पृथ्वी के गति का सामान्य परिभाषा होगा कि पृथ्वी का स्थिति परिवर्तन पृथ्वी का गति कहलाता है। पृथ्वी का स्थिति परिवर्तन पृथ्वी का गति कहलाता है। पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ गति करती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। पश्चिम हो गया, यहाँ पूर्व हो गया, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और जब खिड़की से आप बाहर देखते हैं, ट्रेन जो है तेज रफ्तार में चल रही है और वह किस दिशा से? पूर्व से पश्चिम, यहाँ से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चल रही है। और जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो जो भी वस्तुएं आपको ट्रेन से बाहर दिखाई देंगी, पेड़ पौधे, घर या खंभे, वह इसके विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। आपने ऐसा जरूर अनुभव किया होगा। आप देखते होंगे कि प्रतिदिन जो सूर्य है हमें पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सूर्य नहीं चलता है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही होती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही होती है तो सूर्य हमें लगता है कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है। इस प्रकार हम देखें कि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ गति करती है। आप देख लेते हैं पृथ्वी की दो गतियां हैं। पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहली गति है परिभ्रमण गति और दूसरी जो है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटा में पूरा करती है। जब एक चक्कर में 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है तो एक निश्चित समय के लिए उसका जो आधा भाग है सूर्य के सामने होता है, जिस भाग पे दिन होता है, और एक निश्चित समय के लिए उसका एक भाग पीछे वाला अंधेरे में होता है, जिस भाग पे रात होती है। तो आप कल्पना करिए कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे नहीं घूमती। देखिए पृथ्वी ये अपने अक्ष पे घूम रही होती है, इसीलिए इसके एक निश्चित भूभाग पे एक निश्चित समय के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है और इसके आधे भाग पे एक निश्चित समय के लिए प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है। तो जिस भाग पे प्रकाश पड़ रहा होता है उस भाग पे दिन होता है और जिस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ रहा होता उस भाग पे रात होती है। कल्पना कीजिए आप कि पृथ्वी अपने अक्ष में नहीं घूमती तो पूरे साल उसके एक भाग पे दिन रहता और पूरे साल उसके एक भाग पे आधा भाग पे क्या होता? रात होती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूम रही होती है, घूर्णन करती है, जैसे लट्टू होता है तो लट्टू अपने अक्ष पे घूम रहा होता है तो उसको कहते हैं घूर्णन। तो इस प्रकार परिभ्रमण गति को घूर्णन गति भी बोला जाता है। परिभ्रमण गति को घूर्णन गति भी कहते हैं। और घूर्णन गति के कारण ही हम देखें कि उस पृथ्वी के आधा भाग पे एक निश्चित समय के लिए दिन होता है और आधे भाग पे निश्चित समय के लिए रात होती है। और यह जो घूर्णन होता है पृथ्वी अपने अक्ष पे एक घूर्णन 24 घंटा में पूरा करती है। 24 घंटा में
अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा करती है। पृथ्वी जो हमारी है यहाँ से शुरू हुई तो अपने अक्ष पे एक चक्कर यहाँ जब पूरा करेगी तो इसका जो समय अवधि है ये 24 घंटे का है, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है, इसलिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति। इस प्रकार आप देखें कि परिभ्रमण गति को घूर्णन गति और दैनिक गति भी कहते हैं। अब देखेंगे कि दैनिक गति का प्रभाव क्या पड़ता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि यह हमारी पृथ्वी है, तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ रहा होता है, यह सूर्य है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ रहा होता है तो उस भाग पे दिन होता है, और जिस आधे भाग पे प्रकाश नहीं पड़ रहा होता है तो उस भाग पे रात होती है। तो यह एक जो रेखा निर्धारण करता है, इस भाग पे दिन और इस भाग पे रात का जो वृत्त बनता है, जो रेखा जो है वृत्त बनाता है, उसके रात और दिन वाले भाग को बांटता है, उसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है। इस जो रेखा है जो वृत्त बनाता है और दिन और रात वाले भाग को बांटता है, उसे हम प्रकाश वृत्त कहते हैं। प्रकाश वृत्त आपको समझ में आ गया होगा। अब जो परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति का पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, पृथ्वी पे प्रभाव क्या पड़ता है, तो प्रभाव को हम देखेंगे। पहला प्रभाव होता है दिन रात का होना, दिन रात का होना। अभी देखें कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही होती है तो इसके आधे भाग पे एक निश्चित समय के लिए दिन होता है और आधे भाग पे एक निश्चित समय के लिए रात होती है। तो यह किसके कारण है, घूर्णन गति के कारण है। इस प्रकार पहला प्रभाव हो गया कि घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण पृथ्वी पे दिन रात होता है। दूसरा देख लेते हैं, ज्वार भाटा का आना। ज्वार भाटा को हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सामान्यतः समझ लेते हैं कि समुद्र के सतह का एकाएक ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सतह का नीचे बैठना भाटा कहलाता है। समुद्र के जो जल का सतह है उसका एकाएक ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे बैठना भाटा कहलाता है। तीसरा प्रभाव देख लेते हैं, हवाओं और धाराओं का दिशा बदलना। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण या घूर्णन गति के कारण ही हवाओं और जल धाराओं का दिशा बदलता है। तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल उत्पन्न होता है जिसके वजह से हवाओं और धाराओं का दिशा बदलता है। इसको हम देखेंगे। यह पृथ्वी हो गई, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, यहाँ उत्तरी गोलार्ध होगा ऊपर का भाग और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से जैसे विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचती हैं, वह अपने दाहिने मुड़ जाती हैं। वे हवाएं अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और जो हवाएं उत्तरी ध्रुव से जैसे विषुवत रेखा को पार करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, वह अपने बाएं मुड़ जाती हैं। यह किस कारण से है, यह कोरियालिस बल के कारण से है। ऐसे ही धाराओं का भी दिशा बदलता है। चौथा प्रभाव है आकाशीय पिंडों का पूर्व से पश्चिम चलता प्रतीत होना। जो भी आकाशीय पिंड हैं वे हमें पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह बहुत तेज़ी से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चल रही होती है। तो सभी जो आकाशीय पिंड हैं
वो हमें लगते हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं। यह तो हमारा हो गया परिभ्रमण गति, घूर्णन गति या दैनिक गति, और इसके प्रभाव को हम देखें। दूसरा मेरा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति को पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का, इसको सूर्य मान लेते हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जिसको एक वर्ष बोला जाता है, जिसको एक वर्ष या एक साल बोला जाता है। और इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। इसीलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों वार्षिक गति कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, और 365 दिन को एक वर्ष बोला जाता है। और जो आपका 6 घंटा है, यह जो 6 घंटा है, इसको आप अलग करते जाएं तो जैसे ही चौथा साल आएगा तो 6 घंटा 4 बार जब जोड़ेंगे तो यह 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा, यह जो 6 घंटा है, हर चौथे साल यह 24 घंटा हो जाएगा। तो 24 घंटा बराबर होता है एक दिन। 24 घंटा बराबर होता है एक दिन। तो यह एक दिन अब बढ़ रहा है, तो 365 दिन जो था अब हो जाएगा 366 दिन। तो प्रत्येक चौथा साल जो होता है वह 366 दिन का होता है, बाकी जो 3 साल होता है वह 365 दिन का होता है। तो जो यह एक दिन बढ़ रहा होता है, यह एक दिन जो है किस महीने में जाके जुड़ता है? तो यह जो एक दिन है यह फरवरी महीने में जुड़ता है। वह फरवरी 29 दिन का हो जाता है। सामान्यतः जो फरवरी होता है वह 28 दिन का होता है, और जो वर्ष 366 दिन का होगा उस वर्ष का जो फरवरी माह होगा 29 दिन का होता है। और इस 366 वाले वर्ष को लिपि वर्ष बोलते हैं। लिपि वर्ष या अधिवर्ष, लिपि वर्ष या अधिवर्ष। जो वर्ष 4 से भाग देने पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कट जाए, उस वर्ष को हम लिपि वर्ष बोलते हैं। जैसे मेरा सन 2000 है, सन 2000 को 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। फिर 2024 को हम 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। इस प्रकार जो वर्ष 4 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए, शेष कुछ भी न बचे, वह साल लिपि वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है, और 366 दिन का होता है। और उस वर्ष का जो फरवरी माह होता है 29 दिन का होता है। अब देखेंगे कि जो हमारी वार्षिक गति है और जो परिक्रमण गति जिसे कहा जा रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी पे। तो पहला प्रभाव हम देखेंगे ऋतु का बदलना, ऋतु परिवर्तन या मौसम का बदलना। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। यहाँ पे पृथ्वी का कक्षीय तल है, पृथ्वी का कक्षीय समतल, पृथ्वी का कक्षीय समतल, और कक्षीय समतल पे एक खींचा गया लंब है। कक्षीय समतल पे यह खींचा गया लंब है, यह इसका अक्ष है, यह इसका अक्ष है। जो काल्पनिक रेखा, यह क्या है? काल्पनिक रेखा है, इसको अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री, यह है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है उस पर जो खींचा गया लंब है, तो लंब यहाँ यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी जो गोल है तो वृत्त के आकार की है,
तो पूरा जो कोण इसका होगा 360 डिग्री का होगा। तो यह 90, यह 90 और यहाँ पे 90 और ये वाला 90 मिला के 360 हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे दो पृथ्वी का कच्ची समतल है और जो खींचा गया लंब है यह 90 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो यह जो झुकाव है 23.5 डिग्री का है। यह जो यहाँ लंब से यह जो झुकाव है 23.5 डिग्री का है और पृथ्वी अपने कक्षा पे अपने कक्ष पे 66.5 डिग्री, अब यहाँ से देखेंगे तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह 90 डिग्री है तो 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री जोड़ेंगे तो दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। यह दोनों तथ्य को आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे क्योंकि दोनों तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी अपने कक्षा पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो पृथ्वी अपने कक्षा पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब देख लेते हैं कि जो पहला प्रभाव है पृथ्वी के परिक्रमण गति या वार्षिक गति का जो पहला प्रभाव है ऋतु परिवर्तन या मौसम का बदलना, इसको देख लेते हैं। यह सूर्य है, पृथ्वी को हम 4 स्थान पे दिखा के समझेंगे। पृथ्वी हर स्थिति में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पे प्रत्येक स्थान पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसका अक्ष रेखा है जो कि काल्पनिक है और पृथ्वी देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा ऊपर, यह मकर रेखा नीचे, कर्क रेखा, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। उसी तरह यहाँ भी यह विषुवत रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा और यह मकर रेखा, यह कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा और जो 0 डिग्री अक्षांश है यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा हम हर जगह नहीं लिखेंगे, इसको बस उसी से समझ लेंगे। यह 0 डिग्री कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यह 0 डिग्री, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ भी 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मकर रेखा और यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो इस स्थिति को और इस स्थिति को पहले हम समझते हैं। तो इस स्थिति में हम देखेंगे यहाँ जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, तो यहाँ पे जब पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो जो सूर्य का प्रकाश है वह जो उत्तरी गोलार्ध है, यह जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ ज़्यादा पड़ रहा है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की उष्मा है या सूर्य का ताप है वह उत्तरी गोलार्ध में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछा या कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे सूर्य ताप अधिक पड़ने की वजह से ही उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और यहाँ पे आपको दिन लंबे मिलेंगे और रातें छोटी मिलेंगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम जाएंगे तो यहाँ सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है, तो इस गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। इस गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और यहाँ पे रातें बड़ी और दिन छोटे। यहाँ पे आपका हो गया कि दिन बड़े और रात छोटी। लेकिन यहाँ शीत ऋतु हम दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो रात बड़ी और दिन छोटा। और जो सूर्य है
उसकी सीधी जो किरणें हैं कर्क रेखा पे पड़ती हैं, सीधी जो किरणें हैं कर्क रेखा पे पड़ती हैं, इसलिए कर्क, इसको कर्क संक्रांति बोला जाता है, कर्क संक्रांति। इसको क्या बोला जाता है? कर्क संक्रांति। अब यह स्थिति है 21 मार्च की, सॉरी 21 जून की है। यह स्थिति क्या है? 21 जून की है। यह जो स्थिति है 21 जून की है। अब इस स्थिति को देखते हैं। यह स्थिति जो है 22 दिसंबर की है। यह स्थिति जो है 22 दिसंबर की है। इस स्थिति में देखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, यह जो दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या सूर्य किरणें कम पड़ती हैं। तो इस स्थिति में जो मकर रेखा है वहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इसलिए हम इस स्थिति को बोलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। यहाँ पे देखें कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पे सीधी पड़ रही थी, तो कर्क संक्रांति बोला गया, और यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पे सूर्य किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पे मकर संक्रांति बोला जा रहा है। और इस स्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध है अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, शीत ऋतु होता है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होंगी, और जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे रातें बड़ी और दिन छोटा होगा। इसका सीधे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यह स्थिति 21 मार्च का है। 21 मार्च स्थिति जो है यह है 23 सितंबर की, 23 सितंबर की। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वह विषुवत रेखा पे सीधे पड़ती हैं। इसके वजह से पूरे संसार में दिन और रात बराबर होता है, अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और 21 मार्च वाली स्थिति में जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में होता है शरद ऋतु। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो जो 21 मार्च वाली स्थिति बसंत ऋतु वाला है, उस समय यह महीना लगभग फरवरी और मार्च का होता है। इस समय यहाँ पे क्या होता है कि पेड़ पौधे अपने पत्ते को गिराते हैं, नए पत्ते धारण करते हैं और फूल लेते हैं, फूलते हैं, ठीक। और इस स्थिति में देखेंगे तो जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे होता है शरद ऋतु, और दक्षिण गोलार्ध में होता है ग्रीष्म ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में जो शरद ऋतु पड़ता है तो भारत में उस समय मानसून की वापसी होती है, मानसून उस समय लौटता हुआ होता है और ठंडी तेजी से शुरू होती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पृथ्वी है वह सूर्य का एंटी क्लॉकवाइज दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ से यहाँ आता है तो 3 महीना, यहाँ से यहाँ 3 महीना, और यहाँ से यहाँ 3 महीना, और यहाँ से यहाँ 3 महीना। इस प्रकार पृथ्वी जो है पूरे एक वर्ष दीर्घवृत्ताकार चक्कर पूरा करती है 365 दिन और 366 दिन में। दूसरा मेरा, यह तो पहला प्रभाव हो गया परिक्रमण गति या वार्षिक गति का। दूसरा प्रभाव देखेंगे। दूसरा प्रभाव जो है ध्रुवों पर 6 माह, ध्रुवों पर क्रमशः 6 माह का दिन और 6 माह की रात का होना। पृथ्वी के परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण ही ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आप पिछले चित्र द्वारा देखे होंगे कि जो 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ही
जो पृथ्वी का कर्क रेखा है और पृथ्वी का जो मकर रेखा है, इसी के बीच सूर्य की किरणें साल भर पड़ती हैं। इसको हम इस चित्र समझते हैं। यह पृथ्वी हो गई, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश, और यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यह मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य को हम छोटा बना के समझेंगे। सूर्य के 3 स्थितियों को दिखा देते हैं। पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही साल भर पड़ती हैं। तो जब सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है तो यहाँ से विषुवत रेखा से कर्क रेखा पे आने पे उसको 3 माह का समय लगता है, और पुनः वहाँ से वापस आने पर भी 3 माह का समय लगता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो 6 माह होता है उस स्थिति में सूर्य जो होता है विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में होता है, और वापसी के समय जैसे विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ सूर्य आता है तो 3 माह का समय लगता है, और मकर रेखा से पुनः जब विषुवत रेखा की तरफ आता है तो ये भी 3 माह का समय लगता है। इस प्रकार हम देखें कि सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में 6 माह रहता है, और विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में 6 माह रहता है। तो जैसे ही सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। जैसे ही सूर्य कर्क रेखा से विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, जैसे ही ऊपर यहाँ बढ़ना शुरू होगा तो दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में हो जाता है और उत्तरी ध्रुव पे उजाला शुरू हो जाता है। अर्थात दक्षिणी ध्रुव पे रात शुरू हो जाती है और उत्तरी ध्रुव पे दिन शुरू हो जाता है। तो हम देखें कि यहाँ से विषुवत रेखा से 3 माह में सूर्य कर्क रेखा पहुँचता है और 3 माह में कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा पे वापस आता है। तो इस 6 महीने में उत्तरी ध्रुव पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसलिए इस 6 महीने में उत्तरी ध्रुव पे दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पे रात होती है। उसी तरह जब विषुवत रेखा से सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो 3 माह उसको लगता है और 3 माह वापसी में लगता है। तो जैसे विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो उत्तरी ध्रुव पे रात शुरू हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव पे दिन शुरू हो जाता है। और आप देखें कि इधर भी उसको 6 महीना लग रहा है। तो इसलिए जब सूर्य जो होता है विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में होता है तो उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का रात है और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन है। इस प्रकार आप देखें कि सूर्य का मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में साल भर रहने की वजह से ही क्रमशः उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है। एक तथ्य और है कि जो पृथ्वी है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर जब एक साल में 365 दिन और 366 दिन पूरा करती है तो उस स्थिति में एक दिन ऐसा होता है जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे पास होती है, और साल में एक दिन ऐसा होता है जब सूर्य पृथ्वी से दूर होती है, सबसे दूर होती है। तो जब सूर्य जो है पृथ्वी के पास होता है उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर, अपसौर। पृथ्वी जो है सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार चक्कर 366 दिन या 365 दिन में पूरा करती है। उस पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जब सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, उस स्थिति को उपसौर बोलते हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब सूर्य है पृथ्वी के सबसे दूर अवस्थित होती है तो उस स्थिति को अपसौर बोलते हैं।
तो यह स्थिति उपसौर 3 जनवरी की स्थिति है। जो अपसौर होता है यह 4 जुलाई की स्थिति है। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और जब सूर्य पृथ्वी के पास उपसौर वाली स्थिति में होता है तो यह दूरी 14.7 किलोमीटर 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है और उपसौर वाली स्थिति होती है, इस स्थिति में 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है, अपसौर वाली स्थिति होती है, तो इस स्थिति को सूर्य और पृथ्वी की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। करोड़ किलोमीटर होती है। आशा है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल।